बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलैहि वअलैहिल करीम। दोस्तों, कौमों के उरूज व ज़वाल के ऊपर हम कभी कभार बात कर लेते हैं। आज थोड़ी सी बात हम करने जा रहे हैं कि जो मुग़ल एम्पायर आपकी थी और उसकी सल्तनत ऐसी थी कि यानी आज का पूरा इंडिया, आज का पूरा पाकिस्तान, आज का पूरा बांग्लादेश और काबुल तक का यानी अफ़गानिस्तान का काफ़ी हिस्सा उस पूरी सल्तनत में शामिल था। तो उसके डाउनफॉल की क्या वजूहत थी, उसके ऊपर हम थोड़ी सी आज बात करने जा रहे हैं। अच्छा जनाब, पहले से शुरू यूँ करते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर थी उसने उरूज किस तरह हुआ। उसका उरूज इस तरह था कि जो इसका फाउंडर था यानी बाबर, जो पहला बादशाह था मुग़ल्स का, उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी आज से तकरीबन 600 साल पहले, 21 अप्रैल सन 1526 में। और उस दिन बाबर के पास तकरीबन 12,000 लोग थे और उसके सामने जो इब्राहिम लोदी था उसके पास तकरीबन 1 लाख की फ़ौज थी। और कोई कंपैरिजन नहीं है इन फ़ौजों का आपस में, लेकिन बाबर के पास सिर्फ एक चीज़ सुपीरियर थी और वो इसके पास 50 के करीब फील्ड गन्स थी, जिसे हम तोप भी कहते हैं उर्दू ज़बान में। तोप से मिलती जुलती एक किस्म में। तो बहरहाल ये टेक्नोलॉजी बाबर के पास एडवांस थी, तो बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को। यानी 12,000 की फ़ौज के साथ उसने 1 लाख की फ़ौज को शिकस्त दी इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल सन 1526 में। उसके ठीक 1 साल के बाद तकरीबन 1527 में कानवाह के मुकाम पे उसने राना संगा नाम का एक बादशाह था, एक सरदार था बुनियादी तौर पे, और ये तकरीबन 1.5 लाख की फ़ौज के साथ आया बाबर के सामने। और इसकी फ़ौज में 80,000 घोड़े थे और 500 के करीब जंगी हाथी थे। यानी 80,000 घोड़े और 500 के करीब जंगी हाथी, और 1 लाख भी नहीं, तकरीबन 1.5 लाख। और बाबर की फ़ौज वही थी, तकरीबन 12,000 लोग उसके पास थे। 1 साल में ज़्यादा तैयारी करने का उसे मौका नहीं मिला था बाबर को, तो बाबर ने इसे भी हरा दिया कानवा के मुकाम पे। और यहाँ से फिर मुग़ल्स का जो है दौरे हुक्मरानी शुरू हुआ। अच्छा, अब बात तो हम करने जा रहे हैं कि मुग़ल्स का जो डाउनफॉल था यानी जो ज़वाल था वो क्यों हुआ है। अच्छा, जो ज़वाल की वजूहत हैं मुग़ल्स की, वो जो सबसे बड़ी वजह थी, उनके उरूज की भी वही वजह है और उनके ज़वाल की भी। यानी उरूज हुआ था तो टेक्नोलॉजी से, यानी बाबर के पास 50 तोपें थी तो उसने इब्राहिम लोदी को भी हराया और राना संगा को भी हराया। और जो ज़वाल हुआ तो ज़वाल इसलिए हुआ मुग़ल्स का कि साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, यानी एजुकेशन में बहुत पीछे रह गए थे। इन्वेस्टमेंट तो की थी लेकिन उतनी नहीं की कि जितने उन्हें स्कॉलर्स और साइंटिस्ट पैदा करने चाहिए थे, उतनी इन्वेस्टमेंट मुग़ल्स नहीं कर सके। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अगले 200 साल में जो बाकी कौमें थी, यानी जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच और डच लोग शामिल थे, यूरोपियन, वो आगे निकल गए और मुग़ल्स जो हैं वो बहुत पीछे रह गए। तो और ज़ाहिर जब मुग़ल्स का सामना हुआ इनसे, इंग्लिश से, फ्रेंच से और डच से, तो इनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी। तो इन कौमों ने जो है मुग़ल्स को फिर शिकस्त दे दी और वो फिर एक अलग दास्तान है। अच्छा, जो दूसरे इसके अलावा रीज़न्स बताए जाते हैं वो ये हैं कि जो तबका अमरा और तबका अशराफिया थे वो सेल्फिश थे, यानी खुदगर्ज़ थे और शॉर्ट साइटेड थे। यानी वो एक तो खुदगर्ज़ थे, खूब पैसा जमा कर रहे थे, अपनी तिजोरियाँ भर रहे थे, और शॉर्ट साइटेड थे, यानी उन्हें आगे का नज़र नहीं आ रहा था कि 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। तो तबका अमरा और जो आपके रोसा होते हैं, अशराफिया होते हैं, वो हमेशा से ऐसे ही है। मुग़ल्स के दौर में भी वो ऐसे ही थे और आज भी आप जाके देखें तो ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरे फिर मुग़ल्स के उस दौर में करप्शन बहुत हाई लेवल पे थी, यानी रिश्वत के बगैर कोई काम होता नहीं था, रिश्वत सतानी बहुत हाई लेवल पे थी।
फिर इन एफिशिएंसी थी, और जितने भी आपके ये सरकारी महकमे थे उसमें इन एफिशिएंसी बहुत थी, यानी एक तो रिश्वत सितानी बहुत थी, और फिर इनएफिशिएंसी बहुत थी, यानी काम वहाँ पे होता नहीं था रिश्वत के बगैर, और नॉन प्रोडक्टिविटी बहुत थी। उसके खैर बहुत सारे दूसरे रीज़न्स थे। तो ये मेजर रीज़न्स थे कि एक तो एजुकेशन उसमें सबसे ऊपर का फैक्टर था, और एजुकेशन पे जब मुगल्स ने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो ये जो बाकी मामलात हैं करप्शन के और दूसरे ये भी खुलते गए। और कुछ हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि मुगल्स के जो ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह 2W थे उनके, यानी 2W का मतलब है वुमेन एंड वाइन, यानी और बेसिकली 2W तो क्या, 1W अगर खाली वाइन आप किसी को शराब पिला दें तो बाकी फिर आगे का अपनी तबाही बर्बादी का रास्ता तो वो खुद ही ढूंढ लेगा, तो उसमें और मज़ीद उसे कुछ किसी रास्ते पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, आज की एपिसोड में हमने ये सीखा कि किसी भी कौम के अरूज और ज़वाल में आपकी एजुकेशन यानी कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। और एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे, तो उसके पास 3000 सिपाही थे, और उस वक्त की जो हिंदुस्तान की कुल मिला के आबादी, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उस वक्त के हिंदुस्तान की कुल मिला के आबादी 22 करोड़ थी। तो आज आपसे कोई कहे कि जी 3000 सिपाही मैं आपको दे रहा हूँ और जाके आप हिंदुस्तान फ़तह कर लें, चलें हिंदुस्तान की तो 125 करोड़ है, अभी पाकिस्तान की 22 करोड़ है, पाकिस्तान आप फ़तह कर लें, तो जाहिर सी बात है आप मुस्कुराएंगे ऐसी बात पे। लेकिन तारीख़ में ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है, और उसकी पहली और आखिरी वजह यह है कि एक तो मुग़लों की नाअहली थी, और जो दूसरे साइड के जो लोग थे उनकी एबिलिटी थी कि उनके अंदर एबिलिटी उतनी ज़्यादा थी, इसी वजह से वो कामयाब हुए। तो दोस्तों, हमने आज की किस्त में जो, अगर हम इसको समराइज़ करते हैं, कोई भी कौम जब ऊपर जाती है नीचे जाती है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अमल दखल है। और टेक्नोलॉजी की अगर हम आज के दौर में मिसाल लें तो वो ऐसा ही है कि टेक्नोलॉजी की मिसाल ऐसी है कि अगर आज के दौर में आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा तो आप फेसबुक मैसेंजर से काम चला सकते हैं या नहीं, और अगर आपका फेसबुक मैसेंजर भी नहीं चल रहा तो आप सिग्नल की ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, अगर आपकी सिग्नल की ऐप भी नहीं चल रही तो आप बॉटम की ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। तो टेक्नोलॉजी और तालीम ये हर दौर में कौमों के उरूज और ज़वाल में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे बातचीत करते रहें। आने वाली साथ के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, और इसे अपने तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ताकि बाकी जो दोस्त हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।